बता दें कि मनुष्य में सामान्य रूप से गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और इसमें से 44 गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं, यानी दैहिक गुणसूत्र होते हैं। ऑटोसोम को हिंदी में दैहिक गुणसूत्र कहा जाता है। और 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। बता दें कि कभी कभी उत्परिवर्तन के कारण गुणसूत्रों की इस संख्या में कमी या अधिकता हो जाती है। जो ये संख्या है 46, इसमें कमी या अधिकता हो जाती है, जिससे रोग उत्पन्न हो जाते हैं या उसे ही सिंड्रोम कहा जाता है, सिंड्रोम। और यही असामान्य संख्या कई सारे रोग पैदा करती है, कई सारे सिंड्रोम पैदा करती है, जिनमें से मैं आपको समझाऊंगा डाउन सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स। तो चलिए इन सभी सिंड्रोम्स को एक एक करके चित्र सहित डिटेल में समझा देते हैं। तो सबसे पहला सिंड्रोम है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता या जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम को ही दूसरा नाम इसका क्या है? मंगोलियन जड़ता या जड़ बुद्धिता भी इसी को कहते हैं। सन 1866 ईस्वी में इंग्लैंड के लैंगडन डाउन, नाम ध्यान देंगे, इनका नाम था लैंगडन डाउन ने सबसे पहले मंगोली जड़ता या जड़ बुद्धिता रोग का वर्णन किया था। इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाने लगा। डाउन क्यों कहा गया? क्योंकि इनका नाम था इन वैज्ञानिक का और इन्होंने सबसे पहले वर्णन किया, इसलिए इस सिंड्रोम को डाउन सिंड्रोम कहा जाने लगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाउन सिंड्रोम शब्द का अर्थ क्या है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें होता क्या है वास्तव में। तो यह सिंड्रोम या विकार 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र बनने के कारण होता है। 21वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र बन जाते हैं, इसके कारण होता है। मतलब 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की 3 कॉपी या प्रतिलिपियां बनने से डाउन सिंड्रोम विकार उत्पन्न हो जाता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। जब एक बढ़ गया तो 47 हो जाती है। चलिए जानते हैं कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण दिखेंगे और इसके बाद चित्र से समझेंगे कि ये कैसे होता है। तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, जैसे मंगोलियन होते हैं वैसे इनका चेहरा हो जाता है। इसीलिए इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहा जाता है। और चेहरा मंगोलों के समान का मतलब है कि आंखें तिरछी, आंख एक दूसरे से काफी दूरी पर, पलकें वलित हो जाती है, वलित मतलब फोल्डेड, माथा चौड़ा, नाक चपटी और जो कान होते हैं वे छोटे छोटे और गोल हो जाते हैं, त्वचा खुरदरी, जीभ मोटी हो जाती है। इसी प्रकार से डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की गर्दन छोटी मोटी, अंगुलियां छोटी, ठूंठे के समान, जैसे ठूंठ होता है उसी ठूंठे के समान हो जाती हैं। मुख खुला हुआ रहता है, निचला होंठ बाहर उभरा हुआ होता है। इन व्यक्तियों की बुद्धि मंद और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। बुद्धि कैसी होती है? मंद होती है, कम होती है, और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, ज्यादा विकसित नहीं होता है। इनका कद भी छोटा होता है। इनकी आयु लगभग 12 से 14 साल तक होती है। अगर आयु की बात की जाए, एज की बात की जाए, तो लगभग में 12 से 14 साल तक होती है। अगर मेडिसिन में रखा जाए, नहीं डॉक्टरों की देखरेख में रखा जाए, तो कुछ और ज्यादा साल जी सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में हार्निया, मधुमेह, ल्यूकेमिया आदि रोगों की अधिक संभावनाएं होती हैं। यानी ये इस तरीके के लोग जो होते हैं उनमें हार्निया रोग, मधुमेह, ल्यूकेमिया रोग आदि रोगों की अधिक संभावनाएं हो जाती हैं। चलिए चित्र से आपको दिखाते हैं कि ये विकार या रोग कैसे उत्पन्न होता है। तो इस चित्र को देखिए। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में 21वें गुणसूत्र के अवियोजन के कारण, जो 21वां गुणसूत्र है उसमें अवियोजन के कारण अंडे में 23 गुणसूत्र के स्थान पर 24 गुणसूत्र पहुंचते हैं। 23 के स्थान पर कितने पहुंचे?
24 पहुंचते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अंडे में 21वें गुणसूत्र की 2 प्रतिलिपियां होती हैं, 2 कॉपीज होती हैं, जिसके कारण सामान्य शुक्राणु के साथ संयोग से जायगोट में 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अर्थात 21वें गुणसूत्र की 2 कॉपी बनी तो क्या हुआ कि उनका जब नॉर्मल स्पर्म से फ्यूजन हुआ, उस गुणसूत्र का जब नॉर्मल स्पर्म से फ्यूजन होता है तो जायगोट 47 गुणसूत्र वाला बनता है। कितने? 47 गुणसूत्र वाला जायगोट बन जाता है। और इस जायगोट में 21वें गुणसूत्र की 3 प्रतिलिपियां या कॉपीज होती हैं। अब 47 वाला बन गया। आमतौर पर जो नॉर्मल होता है वो 46 एक कोशिका में होता है, लेकिन जायगोट बना कितना? 47 गुणसूत्र वाला बन गया। और इस जायगोट में 21वें गुणसूत्र की जो 3 प्रतिलिपियां हैं, कॉपीज हैं, ये होती हैं। इसमें कैसे कैसे होता है? 23 + 1, इसमें 23 + 1 गुणसूत्र अंडे से और 23 गुणसूत्र शुक्राणु से आते हैं। कितने अंडे से आए? 23 + 1 गुणसूत्र अंडे से आते हैं और 23 गुणसूत्र जो होते हैं वह शुक्राणु से आते हैं। तो कुल मिलाकर डाउन सिंड्रोम मानव में गुणसूत्रीय विकार होता है या मंगोलिज्म जो होती है ये क्रोमोसोमल डिसीज होती है। अर्थात मानव में किसी विशेष गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होने से इस तरीके के विकार उत्पन्न होते हैं, इस तरीके के रोग उत्पन्न होते हैं या सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। और यह 21वें गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। 21वें गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता के कारण कौन सा? डाउन सिंड्रोम होता है। या कह लीजिए कि 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोम के कारण होता है और गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। लिए अब पटाउ सिंड्रोम के बारे में चित्र सहित आपको समझा देते हैं। इसका अध्ययन के पटाउ ने सन 1960 ईस्वी में किया था। यानी इस सिंड्रोम को वैज्ञानिक के पटाउ ने सन 1960 में बताया था अथवा इसका अध्ययन किया था। इसीलिए इनके नाम पर इस सिंड्रोम को पटाउ सिंड्रोम कहा गया। यानी इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को क्या कहा गया? पटाउ सिंड्रोम कहा गया। और ये 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम्स की ट्राइसोमिक अवस्था से बनता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो पटाउ सिंड्रोम है ये 13वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र कौन से? ऑटोसोम्स वाले, ऑटोसोम की ट्राइसोमिक अवस्था से बनता है। तो ऑटोसोम क्यों कहा गया? क्योंकि गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। ऑटोसोम 44 गुणसूत्र होते हैं, एलोसोम्स यानी लिंग गुणसूत्र जो होते हैं 2 होते हैं। तो बताया गया है कि जो पटाउ सिंड्रोम होता है ये 13वीं जोड़ी के ऑटोसोम की ट्राइसोमिक अवस्था से बनते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र आ गए हैं। जो 13वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उसमें 2 की जगह पर 3 गुणसूत्र आ गए हैं। तो यही मेन कारण है इस सिंड्रोम का। 2 की जगह 3 हो गया 13वीं जोड़ी में, यही मेन कारण है पटाउ सिंड्रोम का। इसी को बताया गया है कि 13वीं जोड़ी की ट्राइसोमिक अवस्था से, ट्राइसोमिक हो गए क्योंकि सब डाई हैं, बाकी ये क्या है? 13वीं जोड़ी में ट्राई हो गया, बाकी सभी देखिए डाई हैं, 2 हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया? 3 हो गए, इसलिए ट्राइसोमिक अवस्था से बनता है। कौन? पटाउ सिंड्रोम। चलिए पटाउ सिंड्रोम के लक्षणों को जान लेते हैं, यानी सिम्टम्स ऑफ पटाउ सिंड्रोम के बारे में समझ लेते हैं। तो इनके शरीर में बहुत से लक्षण बनने लगते हैं, यानी इसके द्वारा शरीर में बहुत से लक्षण बनते हैं, जैसे तालु में दरार यानी क्लेफ्ट इन प्लेट, तालु में दरार होना। जो बच्चों की तालु होती है उसमें दरार पड़ जाती है, तो ये किस कारण होता है? जब पटाउ सिंड्रोम हो जाता है तो होता है। हृदय एवं रुधिर परिवहन में अनियमितता और मस्तिष्क का अल्प विकास। मस्तिष्क का अल्प विकास का मतलब है दिमाग जो होता है उसका ठीक से विकास नहीं हो पाता है, बहरापन हो जाता है, हृदय एवं अन्य तंत्रों की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। हृदय में या अन्य जो तंत्र होते हैं उन सब में खराबियां आने लगती हैं या विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं, अलग अलग तरीके से अंग बन जाते हैं। नेत्रों का विकास भी प्रभावित होता है, कभी कभी दोनों आंखें एक में हो जाती हैं, अलग अलग ना होकर के एक ही में हो जाती हैं। और ऊपरी ओंठ जो होते हैं वो बीच से कटकर हेयर लिप बना लेते हैं। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, जो ऊपरी होंठ होता है वो बिल्कुल बीच से कट गया हुआ है और कटकर हेयर लिप बना लिया है उसने। इस तरह से पटाउ सिंड्रोम में हो जाता है। और पटाउ सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे लगभग 3 से 4 माह तक जीवित रहते हैं और लगभग में मान कर चलिए कि 3 माह या 4 माह तक जीवित रहते हैं, इसके बाद
खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। चलिए अब क्राई-डू-चैट सिंड्रोम को अच्छे से चित्र से समझा देते हैं। सामान्यतः गुणसूत्रों की संख्या में कमी या विलोपन की स्थिति में यह सिंड्रोम होता है, यानी यह रोग हो जाता है विलोपन की स्थिति में या कमी की स्थिति में। तो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, इनकी संख्या में विलोपन की स्थिति में रोग हो जाता है, यानी यह सिंड्रोम हो जाता है। विलोपन का मतलब है गायब हो जाना या खत्म हो जाना या डिलीट हो जाना। यह सिंड्रोम मुख्यतः 5वीं जोड़ी गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के फलस्वरूप होता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्राई-डू-चैट सिंड्रोम है, 5वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसकी जो छोटी वाली भुजा होती है उसका जब विलोपन हो जाता है तब यह रोग होता है। कुल मिलाकर अर्थ यह हुआ कि क्राई-डू-चैट सिंड्रोम तब होता है जब 5वीं जोड़ी के गुणसूत्र छोटी वाली भुजा में से कोई एक भुजा डिलीट हो जाती है या नहीं रह जाती है, खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए जैसे इस चित्र को देखिए, इसमें कोशिका विभाजन के समय जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उस समय यह घटना घटती है। कब घटना घटती है ये वास्तव में? तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर के समय यह घटना घट जाती है और इन दोनों छोटी भुजाओं में से जो शॉर्ट आर्म है इनमें से कोई एक भुजा कट जाती है या अलग हो जाती है। अब जो भुजा खत्म हो गई है, जो उस पे से नहीं रह गई है, डिलीट हो गई है, उसमें बहुत सारे जीन भी रहे होंगे। वो जीन उस बच्चे में अब नहीं जाएंगे। जब इतने सारे जीन इस बच्चे में नहीं जाएंगे तो बच्चे में कुछ तो कमी आएगी ही आएगी। जब इतने सारे जीन नहीं रहेंगे तो कुछ न कुछ कमी तो आएगी ही आएगी। सर्वप्रथम इस सिंड्रोम का अध्ययन या इस रोग का अध्ययन शोधकर्ता जे लेजुने ने सन 1963 ईस्वी में किया था। ये शोधकर्ता थे, इन्होंने इसका अध्ययन किया था। कब? जे लेजुने ने सन 1963 में। इस सिंड्रोम या रोग से पीड़ित शिशु के रोते समय असामान्य रूप से बिल्ली की म्याऊं सदृश ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। यानी इस रोग से जो बच्चे पीड़ित हो जाते हैं वे बिल्ली की म्याऊं जैसे रोते हैं। इस लक्षण के कारण इस सिंड्रोम को बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम भी कहा जाता है। क्योंकि वे बिल्ली जैसे रोते हैं इसीलिए इस सिंड्रोम को बिल्ली या म्याऊं सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी इसे जाना जाता है। यानी बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये लक्षण तो प्रकट होंगे ही होंगे, यानी बिल्ली की तरह से बच्चा रोएगा ही रोएगा। और इसके अलावा भी इस सिंड्रोम से पीड़ित शिशु के शरीर में अनेकों विकृतियां आ जाती हैं। जैसे दोनों आंखों के बीच का जो गैप होता है वो अधिक हो जाता है, जो सर होता है वो बड़ा हो जाता है, जो मुख होता है वो थोड़ा सा ऊपर से कम और नीचे से चौड़ा हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी विकृतियां आ जाती हैं और लगभग 50,000 नवजात शिशुओं में से केवल एक शिशु बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम से पीड़ित होता है। 50,000 जो शिशु होते हैं उनमें से केवल एक शिशु बिल्ली की म्याऊं सिंड्रोम से पीड़ित होता है, या कह लीजिए कि कैट क्राई सिंड्रोम से पीड़ित होता है, या क्राई-डू-चैट सिंड्रोम से पीड़ित होता है। चलिए अब एडवर्ड सिंड्रोम को चित्र से ही समझा देते हैं। तो इस सिंड्रोम का अध्ययन J.H. एडवर्ड्स ने सन 1960 ईस्वी में किया था। मतलब इस सिंड्रोम को किसने बताया? J.H. एडवर्ड्स थे। इन्होंने सबसे पहले 1960 ईस्वी में इस सिंड्रोम के बारे में बताया। तो इन्हीं के नाम पर इस सिंड्रोम को एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाने लगा। यानी इन्हीं के नाम को जोड़ दिया गया इस सिंड्रोम के आगे और कहा गया एडवर्ड सिंड्रोम है ये। इनमें ट्राइसोमिक अवस्था 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में होती है। यानी इस प्रकार के सिंड्रोम में ट्राइसोमिक जो अवस्था होती है वो 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में पाई जाती है। मतलब एडवर्ड सिंड्रोम 18वीं जोड़ी के ऑटोसोम गुणसूत्र की ट्राइसोमिक अवस्था से बनता है। ऑटोसोम गुणसूत्र की ट्राइसोमिक अवस्था से बनता है। तो इस चित्र को देखिए, इस चित्र में सभी में दो दो गुणसूत्र हैं, चाहे पहली जोड़ी में हो, चाहे दूसरी जोड़ी में हो, चाहे तीसरी जोड़ी में हो, हर जोड़ी में दो दो गुणसूत्र हैं। लेकिन 18वें जोड़ी में देखिए, 18वीं जोड़ी में दो गुणसूत्र की जगह पर एक गुणसूत्र और आ गया है,
3 गुणसूत्र हो गए हैं, यानी एक और गुणसूत्र जुड़ने से 3 गुणसूत्र हो गए हैं, इसीलिए इसे ट्राइसोमिक अवस्था कहा गया है। 3 गुणसूत्र होने से क्या हो गया? ट्राइसोमिक अवस्था हो गई या ट्राइसोमिक स्टेज हो गई। और इसी 18वीं जोड़ी के ट्राइसोमिक स्टेज के कारण ही एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। अब 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र और आ गया, ट्राइसोमिक एक गुणसूत्र बढ़ गया, यानी कि इसमें 47 गुणसूत्र टोटल हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से टोटल गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। तो जब सामान्य रूप से मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन 18वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा जुड़ने से टोटल 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, तो एडवर्ड सिंड्रोम में ऐसा होता है। यानी इस प्रकार के सिंड्रोम में ऐसा होता है। ऐसे बच्चे केवल 6 माह से 1 वर्ष तक जीवित रह पाते हैं, यानी 6 माह से लेकर के 1 वर्ष के बीच तक ही जीवित रह पाते हैं। और इस प्रकार के बच्चों में कान विकृति, ढोंढ़ी दबी हुई तथा तंत्रिका तंत्र दोषपूर्ण होते हैं। मतलब कान की विकृति का मतलब ये हुआ कि संरचना में उसकी तरह तरह के बदलाव आ जाते हैं, अलग अलग तरीके से दिखने लगते हैं। और तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम त्रुटिपूर्ण हो जाता है, यह कह लीजिए कि ठीक से काम नहीं करता है। एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित शिशु का मस्तिष्क कम विकसित होता है, इसीलिए क्या कहा गया? मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। यानी जो एडवर्ड सिंड्रोम जिसको हो जाएगा, जिस बच्चे को, उसका जो मस्तिष्क होगा वो कम विकसित होगा और शरीर के प्रत्येक अंग व तंत्र में विकार उत्पन्न हो जाएंगे। मतलब शरीर के प्रत्येक अंग तंत्र में रोग या विकार हो जाएंगे, जैसे हृदय दोषपूर्ण हो जाएगा, मुंह छोटा हो जाएगा, गर्दन छोटी होगी। ये लक्षण है, हृदय दोषपूर्ण होना, मुंह छोटा होना, गर्दन बिल्कुल छोटी सी होना, विकलांगता आ जाना। और आपको बताते चलें कि इस तरीके की बीमारी या एडवर्ड सिंड्रोम अधिकतर फीमेल्स में होता है, यानी फीमेल जो बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उनमें ये बीमारी अधिक होती है। आपको बता दें कि इसकी कैसे जांच करेंगे, कैसे जानेंगे कि एडवर्ड सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा है। तो बच्चे के जन्म से पहले 3 माह में, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो पहले 3 माह में किए जाने वाले खून के परीक्षण, खून की जांच करवाइए। अल्ट्रासाउंड में इस बीमारी की शुरुआत की जानकारी मिल जाती है, तो खून की जांच करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए। तो उसमें अगर बीमारी की शुरुआत हुई है तो जानकारी उसकी मिल जाएगी, इसलिए कहा गया बीमारी की शुरुआती जानकारी प्राप्त हो जाती है। और दूसरी तिमाही में किए जाने वाले क्वैड स्क्रीन नाम के खून परीक्षण में इसका पता लग जाता है। और दूसरी तिमाही में क्या किया जाएगा? क्वैड स्क्रीन नाम का खून परीक्षण किया जाता है। इससे पता चल जाता है कि बच्चे के 18वें गुणसूत्र में ट्राइसोमिक अवस्था हुई है कि नहीं है और एडवर्ड सिंड्रोम हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह से जांच के माध्यम से हम जान सकते हैं कि बच्चे में एडवर्ड सिंड्रोम है, यानी बच्चा इस विकार से पीड़ित है या नहीं। अब टर्नर सिंड्रोम को चित्रों के माध्यम से समझा देते हैं। टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियां लिंग गुणसूत्रों के लिए मोनोसोमिक होती हैं, अर्थात इनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र विद्यमान रहता है। मतलब ये ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें 2 लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है और एक नहीं होता, यानी एक ही है, एक उपस्थित नहीं है, मतलब एक कम हो गया। तो इनमें से कुल गुणसूत्रों की संख्या 45 ही हो जाती है। जब एक कम हो गया तो कुल कितने बचेंगे? 45 ही बचेंगे, क्योंकि मनुष्य के शरीर में हम सभी लोग जानते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं और 46 में से मैंने बताया था कि 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं और 2 में से एक कम हो गया तो कितने बचे? 45 बचे। इसलिए कहा गया है कि ये लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होती हैं। मोनोसोमिक यानी एक गुणसूत्र बचा तो मोनोसोमिक हो गई और मोनोसोमिक व्यवस्था के कारण ही इनमें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। इनमें केवल एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति यानी प्रेजेंट या अनुपस्थिति एब्सेंस के फलस्वरूप इन्हें x0 के द्वारा दर्शाया जाता है। x और 0 क्योंकि एक कम हो गया है, चूंकि लिंग गुणसूत्र का विकार है और लिंग गुणसूत्र 23वें जोड़े में पाया जाता है। अब देखिए 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र कम हो गया है, एक की जगह पर क्या है? 0 है, केवल एक ही गुणसूत्र बचा हुआ है, यानी एक ही लिंग गुणसूत्र बचने के कारण ये टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को चित्र में दिख भी रहा है, 23वें जोड़े में एक लिंग गुणसूत्र बचा हुआ है, इसीलिए टर्नर सिंड्रोम इस स्त्री को हो गया है। इस तरीके की स्त्रियों का कद छोटा, जननांग अल्प विकसित होते हैं,
कद कैसा होता है, छोटा सा हो जाता है। और जननांग जो होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। वक्ष जो होता है वो चपटा सा होता है। और जनन या कह लीजिए कि जो अंडाशय होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, और अगर होते भी हैं तो अर्ध विकसित होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। अतः ये स्त्रियां नपुंसक या बांझ होती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसी स्त्रियों का शरीर और जननांग अल्प विकसित होने के कारण ये बांझ या बांझ हो जाती हैं, और इनका वक्ष चपटा, कद छोटा होता है। बाल्यावस्था में तो ये स्त्रियां सामान्य लड़कियों जैसे ही दिखाई देती हैं, यानी जब बच्चियां होती हैं, बाल्यावस्था होती है इनकी, तब ये बिल्कुल सामान्य लड़कियों की तरह ही दिखाई देती हैं। लेकिन किशोरावस्था में अंडाशय के अविकसित होने के कारण बांझ होती हैं, और जब किशोर हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो क्या होता है कि अंडाशय विकसित नहीं होता है, जिसके कारण ये बांझ हो जाती हैं। और इनमें मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन का भी अभाव होता है। जो मादा हार्मोन से एस्ट्रोजन स्रावित होता है वो हार्मोन भी इन स्त्रियों में स्रावित नहीं होता है। क्यों? ये जननांगों से संबंधित रोग है, यानी लिंग गुणसूत्रों से संबंधित विकार उत्पन्न हुआ है, टर्नर सिंड्रोम, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। आप लोगों को बता दें कि कभी कभी एक्स गुणसूत्र में अवियोजन के कारण ऐसे अंडे बन जाते हैं जिनमें से एक में तो एक्स गुणसूत्र पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे में एक भी नहीं पहुंचते हैं। जब एक्स गुणसूत्र विहीन अंडा एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है तो इस प्रकार X0 की असामान्य स्त्री बनती है, यानी इस प्रकार से टर्नर सिंड्रोम विकसित हो जाता है। चलिए अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को चित्र सहित समझा देते हैं। तो सन 1942 ईस्वी में H.F. क्लाइनफेल्टर नामक अमेरिकन वैज्ञानिक ने इस प्रकार के असामान्य पुरुषों का वर्णन किया था। मतलब ये हुआ कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जानकारी चिकित्सकों और विशेषज्ञों को सन 1942 से हुई, और H.F. क्लाइनफेल्टर नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इस तरीके के जो रोग होते हैं, इस तरीके के जो सिंड्रोम होते हैं, उनकी खोज पुरुषों में की थी। यानी खोज का वर्णन पुरुषों में सबसे पहले इन्होंने किया था। और आपको बता दें कि लगभग 500 पुरुषों में से एक में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पाया जाता है, यानी 500 लोगों में से एक पुरुष में ऐसा सिंड्रोम पाया जाता है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। क्या कहा गया है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब इन व्यक्तियों के लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। जो लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं हम सभी लोग जानते हैं, उसमें 2 के बजाय 3 हो जाते हैं। और जब गुणसूत्र 2 की जगह पर 3 हो जाते हैं तो उसे ही ट्राइसोमिक अवस्था बोला जाता है। ट्राई का अर्थ है 3 और सोमिक का मतलब है क्रोमोसोम या गुणसूत्र, अर्थात लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमिक अवस्था के कारण इस तरीके का सिंड्रोम हो जाता है। इस पूरी लाइन का ये अर्थ हुआ। इनमें XXY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात इनमें 47 गुणसूत्र होते हैं। मतलब ये हुआ कि इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या गुणसूत्र आ जाता है। आमतौर पर 46 गुणसूत्र होते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मानव के एक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन एक बढ़ गया, एक्स गुणसूत्र एक बढ़ गया तो कुल कितने हो गए? 47 हो जाते हैं। यानी एग्जाम में इसे हम कैसे लिखेंगे? 2n+1 = 47 ऐसे लिख देंगे। चाहे आप लिख सकते हैं कि 44 + XXY ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इतने गुणसूत्र यानी XXY लिंग गुणसूत्र इसमें हो जाते हैं, यानी कुल मिलाकर के 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। इनमें पुरुष व स्त्रियों के लक्षण का मिश्रण हो जाता है। चूंकि इसमें स्त्री वाला भी गुणसूत्र है, पुरुष वाला भी गुणसूत्र है, इसलिए इसमें पुरुष और स्त्री के लक्षणों का मिश्रण हो जाता है। तो Y गुणसूत्र के कारण इनका शरीर लंबा व सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन X गुणसूत्र के कारण इनके वृषण तथा अन्य जननांग व जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती हैं। इसे हाइपोगोनेडिज्म कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें अतिरिक्त X गुणसूत्र आ गया,
अब अतिरिक्त X गुणसूत्र आया है और Y गुणसूत्र भी है, तो Y गुणसूत्र के कारण नर के लक्षण विकसित हो जाते हैं, यानी पुरुषों के लक्षण विकसित हो जाते हैं और शरीर पुरुषों जैसा हो जाता है। और अतिरिक्त X गुणसूत्र आया है, तो अतिरिक्त X गुणसूत्र के कारण वृषण छोटे हो जाते हैं, जो वृषण होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और शुक्राणु भी नहीं बनते हैं। उसमें जो शुक्राणु होंगे वो नहीं बनेंगे और जो वृषण होंगे वो छोटे छोटे हो जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं, इसीलिए कहा गया कि जनन ग्रंथियां अल्प विकसित हो जाती हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस तरीके का जो लक्षण हो जाता है, इसे हाइपोगोनेडिज्म बोला जाता है। हाइपोगोनेडिज्म, इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं और ये नर बांध होते हैं। बांध यानी स्टेराइल होते हैं। स्त्रियों के समान इनके चेहरे और शरीर पर बाल कम होते हैं और स्त्रियों में यानी इनमें स्त्रियों जैसे स्तन भी विकसित हो जाते हैं। इस क्रिया को गायनिकोमैस्टिया कहा जाता है, गायनिकोमैस्टिया बोलते हैं। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब हुआ कि अब इनमें शुक्राणु नहीं बनते हैं, इसीलिए ये नर बांधे होते हैं या स्टेराइल होते हैं, अर्थात इनमें स्त्रियों के समान लक्षण आ जाते हैं, स्त्रियों जैसे लक्षण दिखने लगते हैं। जैसे कौन कौन से? शरीर पर बाल होते ही नहीं हैं या होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं। जैसे स्त्रियों के शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वैसे ही इनमें शरीर पर बाल होते ही नहीं हैं या होंगे तो बहुत कम होंगे, स्त्रियों जैसे होंगे। और स्तन पूर्ण विकसित हो जाते हैं। जैसे स्त्रियों के स्तन पूर्ण विकसित होते हैं, मतलब पुरुषों में स्त्रियों की तरह स्तन भी पूर्ण विकसित हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति को क्या कहा गया है? गायनिकोमैस्टिया बोला जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? गायनिकोमैस्टिया बोला जाता है। ये असामान्य पुरुष असामान्य अंडों व सामान्य शुक्राणुओं से अथवा सामान्य अंडों व असामान्य शुक्राणुओं में निषेचन होने पर बनते हैं। और ये असामान्य अंडे या शुक्राणु X गुणसूत्रों के अभियोजन से बनते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार के जो शिशु होते हैं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, इनका जन्म असामान्य क्रोमोसोम का जो अंडा होता है उससे और सामान्य क्रोमोसोम वाले जो गुणसूत्र शुक्राणु होते हैं उससे, अथवा सामान्य क्रोमोसोम के अंडे और सामान्य क्रोमोसोम के अंडे और असामान्य क्रोमोसोम के शुक्राणु के निषेचन के परिणाम स्वरूप ये बनता है। और इस प्रकार के बंध्य पुरुष मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, नपुंसक होते हैं। तो ये आप लाइन समझ गए। फिर ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी पाए जाते हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र XYY यानी इस तरीके के भी गुणसूत्र पाए जाते हैं कि XYY होगा, फिर XXX ही हो सकता हो या 3 से अधिक भी कभी कभी पाए जाते हैं, जैसा कि आपको हम दिखा रहे हैं। तो आशा है आप सभी लोगों को सभी सिंड्रोम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।